जय हिंद स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग घर पे अच्छे से होंगे, है ना। मैं हूँ आपका टीचर नागिन सिंह। मैंने आईआईटी से बीटेक किया हुआ है। लास्ट 15 ईयर से मैं बच्चों को आईआईटी पीएमटी की जो तैयारी करते हैं उनको केमिस्ट्री ट्रेनिंग देता हूँ। और जो बच्चे आपकी तरह डिसिप्लिन हैं और हम लोगों को फॉलो करते हैं, ऐसे हज़ारों बच्चों को आईआईटीएन डॉक्टर्स बनाया है। अगली बारी आपकी है। ओके, सो हम लोगों ने अभी पहला चैप्टर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको फिनिश किया इस बोर्ड पे। वैसे इसके पहले मैंने वाइट बोर्ड पे अलग से मोल कॉन्सेप्ट और ग्रीन बोर्ड पे मैंने पढ़ाया था रिडॉक्स रिएक्शन। मोल कॉन्सेप्ट रिडॉक्स रिएक्शन मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। वो L1 एस्पायर के वेब पोर्टल पे पढ़ा हुआ है, आपके ऐप पे पढ़ा हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं अभी शाम को एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं, है ना। अभी जल्दी ही एक आध हफ्ते में इवनिंग में एक 11th का नया बैच शुरू करने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे नया ज्वाइन कर रहे हैं आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ 10th रिजल्ट। सो हाई स्कूल का रिजल्ट आने के बाद तो आप लोग उसमें भी देख सकते हैं मोल का और रिडॉक्स का, या फिर आपके पास वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। ओके, सो दोबारा फिर से पढ़ाने में टाइम किल होगा। किल मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, दैट्स नॉट सजेस्टेबल, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सो इफ़ यू लाइक टू सी द मीन live class, you can see in the evening classes. I will just announce you, I will just convey you the timing. Okay, so today we are going to start a very important chapter, very nice chapter, that is chemical equilibrium. दैट्स इक्विलिब्रियम, सो ये हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं, पूरा प्रोग्राम L1 कोचिंग के L1 एस्पायर ऐप पर है, जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। एंड टू मेक दिस क्लास मोर इंटरैक्टिव एंड इफेक्टिव, वी हैव टू ओबे द 4 thumb rules. Okay, so you guys are very disciplined, you guys are real my disciple, so you follow these 4 rules. Okay, यहाँ पे आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। बच्चों, आपने संडे को टेस्ट दिया होगा। ओके, अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हों, आपको साइंटिफिक बनाती हों, जैसे मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पूरी आत्मा से पढ़ाया, आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के डिफरेंट फॉर्म्स दिखाए। अभी इन दिनों मेरे कुछ टीचर्स कम्युनिटी से बात हो रही थी, टीचर कम्युनिटी, उसमें लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे बातें शुरू किया। तो कई लोग अपना डींगे हाँक रहे थे, लाइक मी, आई कैन ऑल्सो हैव द सेम वे। बट बताऊँ मैं आपको, इसको जितना जानते हो उतना ही कम जानते हो। तो मैंने पूछा कि आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ एटम अच्छे से आता है? बोले यस। तो मैंने ये पूछा कि पी जो है, जो डम्बल्ड शेप होता है, और बोर साहब ने कहा कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है, तो पी में इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रेवल करता है, डम्बल्ड में या सर्कुलर में? वो उनको शॉक लगा टाइप में हो गया। तो कोई कह रहा है कि डम्बल्ड होता है, कोई कहता है सर्कुलर होता है, बट मुझे दुर्भाग्य से कोई नहीं एक्सप्लेन कर पाया। बट मेरे बच्चे जानते हैं। क्या जानते हैं? कि जो ऑर्बिटल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, दैट इज़ नॉट द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, एंड कोई पूछे तो फिर वो है क्या चीज़? कहेंगे वो उसका जब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। कहेंगे तो पाथ बताओ क्या होता है? कि अगर आप पाथ की बात करते हैं तो वेरी सॉरी टू से दैट यू आर मिसलीडिंग द क्वांटम मैकेनिक्स। आप क्वांटम थियरी जिससे डराइव होकर आया है उसको आप समझ नहीं पाए हैं। वो कहता है पाथ हम ट्रेस ही नहीं कर सकते। वाओ, मैं आपको एक कहानी क्यों सुनाया बच्चों? इसलिए कि आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि अरे यार मैंने जो सीखा है बहुत अच्छा है। पूरी दुनिया आपको गालियाँ निकाले, फ़र्क नहीं पड़ता। आपको कॉन्फिडेंस है कि आप अच्छा सीख रहे हो, अच्छा कर रहे हो, क्वेश्चन बनाओ, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा और आप उससे बहुत अच्छा निकाल पाओगे, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद नाउ केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, सो मैं इस चैप्टर में भी आपको पूरा हीरो बना दूंगा। इस चैप्टर की खास बात क्या है? ये आपके अंदर एक एनालिटिकल व्यू लेके आएगा, आपके अंदर सोचने की कैपेबिलिटी लेके आएगा, कैसे सोचा जाए वो आपके अंदर तरीका डेवलप करेगा। ठीक है, हालांकि जैसे मैंने बताया ना कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बहुत सारे टीचर्स ऐसे जिनको बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत ही शानदार, वो जितना जानते हैं परफेक्ट जानते हैं। बट ऐसे टीचर्स की संख्या भारी कम है ओवरऑल कंपैरिजन बात किया है तो। इसलिए अगर आपको मालूम चल गया तो आप बहुत अच्छे हो। नाउ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, मीनिंग क्या है इसका मतलब क्या है, हम वो देखते हैं। मीनिंग ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके बच्चों, मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, इनफैक्ट इक्विलिब्रियम वो ध्यान समझना आप लोग।
देखो आप बहुत ध्यान समझना, मैं ऐसे गिर रहा हूँ, ऐसे रुक गया, आई एम इन इक्विलिब्रियम। ओके, कोई बच्चा छोटा जब पैदा होता है तो लगातार वो बढ़ता रहता है, वो इक्विलिब्रियम में है क्या? नहीं। जो लोग एजेड होते हैं ना, वो बहुत जल्दी 70 साल के बाद लोग, कई बार 80 साल के बाद बहुत जल्दी उनका बॉडी डिटेरियोरेट करने लग जाती है, एजिंग उनके ऊपर हावी होने लग जाता है। तो क्या वो इक्विलिब्रियम में है? नहीं। लेकिन एक ऐसी उम्र आती है, बहुत ध्यान समझना मेरी बात में, खो जाओ आप लोग, 30 साल के आसपास, 30 साल से लेकर 40 साल या 45 साल तक लोग एक ही तरह के दिखते हैं, 15-20 साल तक। मतलब उनके चेहरे पर जो ग्लो है वैसे ही रहता है, उनका हाइट नहीं बढ़ता, उनका वेट नहीं घटता बढ़ता, वो जो खाते हैं उतना काम कर लेते हैं, जितना बॉडी में घी लगता है उतना निकल जाता है, तो वो इक्विलिब्रियम पे होते हैं। तो इक्विलिब्रियम मतलब क्या हुआ? जितना लॉस हुआ उतना ही गेन हो गया। इक्विलिब्रियम मतलब क्या हुआ? समय के साथ, बहुत ध्यान समझना, मैं धीरे धीरे कॉन्सेप्ट में घुसा दूंगा आपको। समय, आज मैं बहुत से वीडियोज़ भी लेके आया हूँ। तो समय के साथ जब जिन चीज़ों को हम मेजर कर सकते हो, जिन चीज़ों को हम ऑब्जर्व कर सकते हो, उनमें कोई चेंज ना हो। अगर व्यक्ति के रूप में बात किया जाए, फॉर अ पर्टिकुलर बॉडी, किसी एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए बात किया जाए, तो उसका वेट, उसकी हाइट, उसका कलर, उसके चेहरे ग्लोनेस, उसके बाल का सफ़ेद काला होना, वो कांस्टेंट रह जाए, तो वो इक्विलिब्रियम में है। छोटे बच्चे बिल्कुल इक्विलिब्रियम में नहीं होते हैं, राइट। अगर मैं पैसे कमाने की बात करूं तो छोटे बच्चों को रहता है कि ज़िंदगी में पूरी दुनिया पानी है। जैसे आप लोग अभी एजुकेशन पा रहे हो ना, तो एजुकेशन, एजुकेशन एम्पावर्स यू, एजुकेशन आपको ताकतवर बनाता है। तो आपको पूरी दुनिया जीतनी है, साइंटिफिक बन करके, पॉलिटिशियन बन करके, इंजीनियर बन करके, डॉक्टर बन करके, हाउ एवर, या बिजनेसमैन बन गए। यू हैव टू रूल द वर्ल्ड, यू हैव टू गिव द वर्ल्ड, सो आपको आगे करना है। लेकिन हर किसी के पिताजी 50 साल के आसपास हो गए हों, तो अब वो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो ये सोच लेते हैं कि मैं जितना कमाऊं वो इतना ही हो कि नाते रिश्तेदारी कर लूं, बच्चों को पढ़ा लिखा लूं, जो हमारी सामाजिक जिम्मेदारियां उसको पूरी कर लूं, दैट्स इट। दादाजी जो होते हैं वो क्या सोचते हैं कि जितनी उनकी प्रॉपर्टी है, जितना भी है, अपने बच्चों के नाम पे, नाती पोतों के नाम पे दे के जाना चाहते हैं। तो बच्चा क्या कर रहा है? फॉरवर्ड रिएक्शन। दादाजी क्या कर रहे हैं? बैकवर्ड रिएक्शन। पापा लोग जो 50 साल के आसपास हैं, वो नया वेंचर शुरू करना नहीं चाहते। वो कहाँ आ गए? इक्विलिब्रियम में आ गए। इक्विलिब्रियम में आ गए मतलब पिताजी जितना कमाते हैं उतना ही खर्च कर देते हैं, जितना गेन उतना ही लॉस। तो समय के साथ घर की आर्थिक स्थिति में, माली स्थिति में कोई चेंज नहीं आता। घर में टीवी, फ्रिज है ना, जो भी रेफ्रिजरेटर है या गाड़ियाँ हैं, वो जितनी खरीदी आ चुकी हैं उतनी ही है। ज़मीन, घर अब जितना है उतना ही है। अब बच्चे बस पढ़ाई कर रहे हैं, जितना खर्च कमाई बराबर। ओके, दैट्स इक्विलिब्रियम। तो कोई पूछे इक्विलिब्रियम क्या है बच्चों, बहुत ध्यान समझना आप लोग। कोई पूछे इक्विलिब्रियम क्या बोलोगे? चेंज इन, बदलाव, चेंज इन मेजरेबल प्रॉपर्टीज। मेजरेबल प्रॉपर्टीज, जिन प्रॉपर्टीज को हम मेजर कर सकते हैं, वो उनमें बदलाव जो है टाइम के साथ में ना हो। कितना हो जाए? 0। जब किसी व्यक्ति का मास टाइम के साथ में चेंज ना करे, हाइट टाइम के साथ में चेंज ना करे, उसकी अर्निंग, वो कितना अर्न करता है वो भी टाइम के साथ में चेंज ना हो, इन सब में चेंज जो हो, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाए? 0। जितना वो कल कमाए, जितना कल पैसा था उतना ही आज ही है, उतना ही परसों भी, उतना ही नरसों भी। ओके, दैट्स इक्विलिब्रियम। हाउ ग्रेट। हमारी पूरी बॉडी बच्चों इक्विलिब्रियम पे है। आज हम इक्विलिब्रियम के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको समझाएंगे, मज़ा आएगा आपको। जैसे हम लोग खाते हैं, किसी दिन आपको खाना बहुत टेस्टी लग गया, राइट, तो आप ज़्यादा खा लेते हो, तो आपकी बॉडी में डिस्टर्बेंस हो जाता है। हमारी पूरी बॉडी अपनी इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखती है, चाहे हम साइकोलॉजिकल बॉडी की बात करें, चाहे फिजियोलॉजिकल बॉडी की बात करें, ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रखती है। अगर आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया तो बॉडी के जो मैकेनिज्म है ना, उस डिस्टर्बेंस को फिर भरपाई करने की कोशिश करते हैं। और जब तक वो कोशिश करते हैं तो एवरी रिएक्शन, एवरी मैकेनिज्म हैज़ टेंडेंसी टू अटेन इक्विलिब्रियम। दुनिया की सारी चीज़ें इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करती हैं। ओके, सो मैंने क्या बोला? एवरी रिएक्शन, और बहुत ध्यान सुनना है, इन सब चीज़ों को नोट कर लेना है। एवरी रिएक्शन, एवरी प्रोसेस हैज़ टेंडेंसी टू
अटेन इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम पर जाना चाहते हैं। चाहे जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु इक्विलिब्रियम है, कहते हैं हम लोग पैदा होते ही मृत्यु की तरफ भागते हैं, मौत की तरफ भागते हैं, क्या डेथ इज इक्विलिब्रियम? ये लोग आध्यात्मिक लोग ऐसी बातें करते हैं। सो जितनी भी तरह के प्रोसेस हैं बच्चों दुनिया में, एवरी रिएक्शन एंड प्रोसेस हैज़ टेंडेंसी टू अटेन इक्विलिब्रियम। मैंने ये नहीं कहा कि वो इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएंगे, मैंने ये कहा कि वो इक्विलिब्रियम पाना चाहते हैं सब कोई। अगर आप उसको डिस्टर्ब करोगे, नींबू सस्ता है, मार्केट में नींबू सस्ता आ गया, आपने खूब सा 1 बाल्टी नींबू पी गए हैं, उसका रस पी गए और नहा भी लिया, तो पेट में क्या हो जाएगा? एसिडिटी, खाना पचना नहीं होगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगा, डकार वकार मारोगे, तो आपने अपने स्टमक के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया। स्टमक चाहता है इक्विलिब्रियम मेंटेन करें, अगर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब किया होता आपने तो वो खुद से मेंटेन कर लेता, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया तो चाहता तो है, टेंडेंसी तो है, बट वो मेंटेन नहीं कर पाता, तो फिर आपको ऊपर से दवा खाना पड़ता है, बेस खाना पड़ता है, एंटा एसिड खाना पड़ता है, जो आपके पेट के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। यस, आर यू गेटिंग इट? समझते हैं आपको क्या बोलना है? इक्विलिब्रियम। आपस में बातें ना करो बच्चों, इससे बहुत बड़ा नुकसान है आपका। डोंट डू दैट, प्लीज़ फोकस। मैं इक्विलिब्रियम बहुत कुछ सिखाऊंगा आपको, मज़ा आएगा धीरे धीरे। जैसे मैंने आपको बताया टेंडेंसी टू अटेन इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम में होता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, वो इक्विलिब्रियम पाना चाहता है। जैसे हमारे टिश्यूज़ में, एक सेल्स में, कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो हम सांस ले रहे हैं, तो क्या हुआ? हमने ऑक्सीजन लिया तो हमारे लंग्स में जो ब्लड आया उससे ऑक्सीजन खींच लेगा, वो ऑक्सीजन लेके कोशिकाओं तक, सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाएगा। अगर किसी वजह से उतना ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो हम करके ऑक्सीजन को सफिशिएंटली पहुंचाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज हम इक्विलिब्रियम को पहुंचाना चाहते हैं। ओके, सो एवरी रिएक्शन, एवरी प्रोसेस हैज टेंडेंसी टू अटेन इक्विलिब्रियम। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई। और इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? कोई पूछे इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं, क्या बोलोगे? जब चेंज इन, डेल्टा मतलब चेंज इन मेजरेबल प्रॉपर्टीज, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। किसी बच्चे को आप अपनी एज में बोलोगे तुम इक्विलिब्रियम पर हो, तो देख लो यार, अगर वो पिछले 2 साल से एक ही तरह दिख रहा है तो बोल सकते हो, लेकिन आपकी एज में सब लोगों की हाइट चेंज होती रहती है, वेट चेंज होता रहता है, मूछें आती रहती है लड़कों की, तो चीज़ें चेंज होती रहती है, सो मेजरेबल प्रॉपर्टीज आर चेंजिंग। ओके, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग टू बी। सो ये चेंज जीरो है क्या? अगर जीरो है तो जैसे 25 साल बाद या 30 साल बाद ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह जाता है, तो फिर वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। कई लोग 18 साल तक बहुत जल्दी हाइट खींच लेते हैं, फिर वेट गेन करते रहते हैं, तो इक्विलिब्रियम पर नहीं है। ओके, सो अगर मेजरेबल प्रॉपर्टीज में चेंज समय के साथ नहीं हो रहा है तो क्या बोलोगे? इक्विलिब्रियम में है। चलिए मैं कुछ और आपको सिखाता हूँ, इससे बातें कम रिएक्शन पे आते हैं बच्चों। अगर मैं कोई रिएक्शन कर रहा हूँ XA प्लस YB इज इक्वल टू ZC, अगर मैं ऐसा कोई रिएक्शन कर रहा हूँ तो हम कहेंगे ये इक्विलिब्रियम पर है। कब ऐसा कहेंगे? जब टाइम के साथ एक एक कंसंट्रेशन में, ये इसको बोलते हैं बच्चों एक्टिव मास। ये जो डब्बा बनाया है हमने ना, ये जो मैंने डब्बा बनाया है ना, दिस डब्बा स्क्वायर ब्रैकेट जो है, क्या है बच्चों? ये है, ये जो डब्बा है इट इज कॉल्ड स्क्वायर ब्रैकेट इन मैथमेटिक्स, स्क्वायर ब्रैकेट इन मैथमेटिक्स। एंड केमिस्ट्री में इसको हम लोग पहले बोलते थे एक्टिव मास, एक्टिव मास। इसको हम लोग डिटेल में धीरे धीरे समझेंगे। अभी हम लोग इसको बोलते हैं बच्चों कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। इसके विषय में डिटेल में आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। ओके, अभी थोड़ा हम कहीं और फोकस कर लेते हैं। ओके, सो अगर कोई केमिकल रिएक्शन लिखता हूं तो मैं ऐसे अगर रिप्रेजेंट करूंगा बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? इट इज एक्टिव मास और कंसंट्रेशन, जिसको हम लोग मोलरिटी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मोलरिटी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पता होगा। जिनको नहीं पता है वो मेरी क्लास नहीं किए होंगे, तो वो चाहे तो रिकॉर्डेड क्लास पढ़ा हुआ वहाँ देख लें, या शाम वाली क्लास शुरू होगी तो वहाँ अटेंड कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों मैंने क्या बताया? अगर ये कोई केमिकल रिएक्शन है, ये इक्विलिब्रियम में तभी होगा, एट इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम में तभी और सिर्फ तभी होगा जब टाइम के साथ ए कंसंट्रेशन का चेंज कितना हो जाए? 0। जब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 हो जाए। बी घट, मान लो बी चेंज हो रहा है, बी घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, तो फिर इक्विलिब्रियम नहीं है।
लेकिन अभी मैंने B को मेजर किया और जितना B है कुछ समय बाद फिर मेजर किया उतना ही B है, कुछ समय बाद फिर मेजर किया उतना ही B है। तो टाइम के साथ अगर B कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो बोलेंगे इक्विलिब्रियम आ गया। ओके बच्चों, वैसे ही अगर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखा जाए क्या आ जाए, 0, क्या बोलोगे, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। ओके, ये है कंडीशन इक्विलिब्रियम की। मुझे उम्मीद है आप लोग नोट कर रहे होंगे, नोट करते रहिए, बहुत जरूरी है। इक्विलिब्रियम शुरू हो चुका है बच्चों। तो कोई इक्विलिब्रियम पे कब माना जाएगा, जब चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन मेजरेबल प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ ना हो, कोई चेंज ना हो, वो जितना पहले था उतना बाद में रह जाए, दैट इज इक्विलिब्रियम। दैट्स इट। यस, आपको लग रहा होगा बात तो सही बोल रहे हैं। अच्छा बच्चों समझो, ये डबल हेडेड एरो जो यूज किया जा रहा है ना, ये एरो जो यूज किया जा रहा है, तो इसमें ये जो दिखाया जा रहा है ये वाला, एक्चुअली ना मैं आपको बताऊं, यहाँ पे 2 रिएक्शंस हो रहे हैं, यहाँ पे 2 रिएक्शंस हो रहे हैं। जैसे हम दुकान चलाते हैं ना, मैं मान लो कोई दुकान खोल लूँ, तो दुकान, या आपके घर में कई लोगों के पास शॉप होंगे, तो दुकान चलाते होंगे तो 2 रिएक्शन होते हैं, 2 काम होते हैं। एक, हम कुछ सामान खरीदते हैं, दुकान में लगाते हैं, दवाई की दुकान है दवा खरीदते हैं, मेडिकल शॉप है या कोई खाने की दुकान है, जो भी है, बेकरी शॉप है, तो वटेवर, तो सामान खरीदते हैं और फिर बेचते हैं। देयर आर 2 रिएक्शंस। ओके, तो हम सामान अगर नहीं खरीदेंगे तो बेचेंगे कैसे, तो खरीदते बेचते 2 काम करते हैं। तो ये जो है बच्चों, ये एक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है और ये दूसरे को रिप्रेजेंट करता है। देयर आर 2 रिएक्शंस। So here we are discussing about the 2 reactions, 2 separate reactions. It's very clear, 2 separate reactions. मैं सेपरेट इसलिए बोल रहा हूँ कि वो एक ही रिएक्शन नहीं है, 2 अलग अलग रिएक्शंस है। एक रिएक्शन में A और B मिलके C बन रहा है और एक रिएक्शन में C टूट करके A और B मिल रहा है। ओके, दीज आर 2 रिएक्शंस। अब हम किसको फॉरवर्ड बोलते हैं और किसको बैकवर्ड बोलते हैं। मैं ग्राहक हूँ, दुकान पे गया तो मैं उनसे खरीद रहा हूँ, सामान खरीद रहा हूँ, तो उनका सामान बेचना मेरे लिए फॉरवर्ड हुआ, मुझे सामान मिल गया तो फॉरवर्ड हुआ। अब वो जो दुकानदार है वो जिससे खरीद रहा है, ले रहा है सामान, तो वो सामान अपने दुकान में ले रहा है तो वो उसके लिए फॉरवर्ड हो गया। तो कोई भी फॉरवर्ड बैकवर्ड एज सच असाइंड नहीं होता। हमको जो चाहिए अगर वो हमको मिल रहा है, दैट्स अ फॉरवर्ड। जैसे इसमें हमको C चाहिए, C इज आवर प्रोडक्ट, तो C का बनना क्या हुआ, फॉरवर्ड रिएक्शन। लेकिन हमेशा जो ये एरो होता है बच्चों, ये फॉरवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसको, फॉरवर्ड रिएक्शन को। मतलब इस ऐसे रिएक्शन लिखने से ये तो जाहिर होता है, इट इज वेरी क्लियर नाउ दैट वी आर इंटरेस्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ C। नो रिएक्शन इज परमानेंटली फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन। परमानेंटली कोई भी फॉरवर्ड या बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होता है। ओके बच्चों, हम ऐसे लिखे हैं, इसका मतलब वी आर इंटरेस्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ C। हम C में, जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसके पिताजी पूछते हैं कि बच्चे का स्कोर क्या है, तो वो अपने बच्चे के भलाई में इंटरेस्टेड है, वो चाहते कितना अच्छा कर ले, तो जितना अच्छा होगा उतना खुश हो जाएंगे, तो उसका अच्छा करने के लिए फॉरवर्ड हो गया। मतलब कि पिताजी कोई पड़ोसी हैं, उन जेलस करते हैं, अक्सर ऐसा हो जाता है, नहीं अनफॉर्चुनेटली, वो कहेंगे उनका बच्चा कैसा कर रहा है, तो क्वेश्चन सेम है बट वो जानना चाहते हैं कितना बुरा कर रहा है, तो उसका बुरा करना उनके लिए फॉरवर्ड हो गया। दैट्स इट। सो नो रिएक्शन इज परमानेंटली फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन। हम लोग जो चाहते हैं वो मिल रहा है, दैट इज फॉरवर्ड, और उसका उल्टा मिल रहा है, दैट इज बैकवर्ड। यस, सो बच्चों ये एरो फॉरवर्ड को रिप्रेजेंट करता है, इसके उल्टा ये एरो दिखाया, इट रिप्रेजेंट्स बैकवर्ड रिएक्शन, इट रिप्रेजेंट्स बैकवर्ड रिएक्शन। ओके, सो यहाँ पे 2 ध्यान समझना, ये एक रिएक्शन नहीं है, ये आगे आपको काम आएगा। यहाँ 2 सेपरेट रिएक्शंस हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ 2 सेपरेट रिएक्शंस हो रहे हैं साइमल्टेनियसली। ओके, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। चलो धीरे बढ़ते रहते हैं। तो इस केस में 2 सेपरेट रिएक्शंस occur, 2 separate reactions occur simultaneously, एक साथ हो रहे बच्चों। ओके, बात मेरी समझ गए क्या, 2 सेपरेट रिएक्शंस एक साथ हो रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा कब होगा कि आपके यहाँ दुकान चल रहा है और इक्विलिब्रियम पे हो। आजकल ऐसा ही हो गया, कोरोना में इक्विलिब्रियम पे लोग आ गए हैं, जो प्रॉफिट में थे वो भी इक्विलिब्रियम पे आ गए हैं।
तो क्या हुआ, जितना कमाए उतना खर्च कर दिया, जितना आया उतना चला गया। एक दिन में जितना कमाए, अब दिन ले आया। जब भी हम टाइम की बात करेंगे तो हम रेट की बात करते हैं। ओके बच्चों जी, एक दिन में जितना कमाया एक ही दिन में उतना खर्च कर दिया। तो जितना कमाया, अगर कमाने को फॉरवर्ड माने, ये बच्चों कौन सा रिएक्शन हुआ, फॉरवर्ड। ये कौन सा हुआ, बैकवर्ड। तो इसके होने का रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, उल्टा होने का रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ओके, तो हम कोई रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पर कब होगा बच्चों, जब जितना कमाया उतना खर्च कर दिया, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड को क्या हो जाए, इक्वल। एक घंटे में 1000 रुपये कमाया, उसी एक घंटे में 1000 रुपये खर्च कर दिया, जितना पहले था उतना अभी है। यहाँ रिएक्शन की बात किया जाए बच्चों, तो अगर 1 मिनट में ये 10 मोल बना तो उसी 1 मिनट में 10 मोल टूट भी गया, तो C जितना पहले था उतना अभी भी है। तो कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर तभी माना जाएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो। बात मेरी ध्यान समझो आप लोग, जब ये दोनों बराबर होंगे तभी इक्विलिब्रियम पर होगा, नहीं तो इक्विलिब्रियम पर नहीं होगा। इसको भाई स्टार कर लेते हो भी लाल रंग से, ताकि आपके दिमाग में इसका इंप्रेशन पड़ जाए। ये दोनों बराबर होने चाहिए। ध्यान सुनो, इक्विलिब्रियम पर इन सभी का कंसंट्रेशन बदलना नहीं चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तीनों बराबर होंगे, ये हो सकता है ज़्यादा कम कुछ भी हो, लेकिन इक्विलिब्रियम जब भी आएगा तो उनके कंसंट्रेशन में अब बदलाव नहीं होगा। वो जो भी है सेम रह जाएंगे, अब नहीं बदलेंगे। ए जो भी है कांस्टेंट रह जाएगा, बी जो भी है कांस्टेंट रह जाएगा, सी जो भी है कांस्टेंट, लेकिन रेट इक्वल ये तभी होगा। इनके कंसंट्रेशन, आपके घर में जितना पैसा है वो पैसा उतना तभी होगा। मान लो खर्च ज़्यादा हो रहा है, पैसा कम होने लगेगा, कमाई ज़्यादा हो रहा है, पैसा बढ़ने लगेगा। उतना तभी होगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड क्या हो, बराबर हों। ओके बच्चों, तो ये इक्विलिब्रियम की बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। चलिए मैं आपको कुछ ग्राफ दिखाता हूँ, कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं हम लोग, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मैंने आपको समझा दिया। ओके बच्चों, चलिए अगर मैं ग्राफ दिखाऊं बच्चों, ये देखो, मैं इधर रेट लिखता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन, ओके। इधर मैं टाइम लिखता हूँ। चलो मैंने इस रंग को चूज किया, पर्पल कलर यूज किया फॉरवर्ड के लिए। शुरू में बच्चों मान लो एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जब हमने रिएक्शन शुरू किया तो ये मेरे पास कुछ है, ये भी मेरे पास कुछ है, लेकिन ये कितना है, 0। अच्छा, कुछ ना लिख के मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, मैं ऐसा लिखता हूँ, ये मेरे पास A0 है और ये मेरे पास B0 है शुरू में। मतलब ऐसे समझो आप, एक कंटेनर में हमने A और B को मिलाया, अब रिएक्शन करना शुरू किया, तो टाइम 0 टाइम पर जब हमने रिएक्शन शुरू किया हमारे पास C कितना है, 0। हमने तभी रिएक्शन शुरू ही किया है, यस। तो बच्चों, तो जब ये शुरू में क्या होगा, भाई ये होगा तब ना टूटता, तब ना बैकवर्ड रिएक्शन होता, ये तो है ही नहीं। तो शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन होगा बच्चों, फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत तेजी से होगा, देखो ये फॉरवर्ड रिएक्शन, और लेकिन धीरे धीरे कंज्यूम होगा, ऐसे होगा, देखो ऐसे, देखो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन शुरू में क्या होगा, 0, क्यों, शुरू में C कितना है, 0। जब C कुछ होगा तब ना टूटेगा। अब देखो बच्चों बैकवर्ड रिएक्शन, मैं इसको ब्लैक कलर से दिखा देता हूँ। बैकवर्ड रिएक्शन शुरू में 0 है, फिर ये बढ़ा। ये ग्राफ आजकल एग्जाम से खूब पूछे जाते हैं। जिस टाइम पर बच्चों फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का रेट इक्वल हो जाए, देखो यहाँ ये टाइम, ये इसको बोलेंगे टी इक्विलिब्रियम। इस टाइम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, इस टाइम को बोलेंगे रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया। कोई आपसे पूछे कि क्या ये रिएक्शन यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, बोलोगे नो। यहाँ इक्विलिब्रियम में है, बोलोगे नो। क्यों, कि यहाँ पर देखिए फॉरवर्ड का रेट इतना है, बैकवर्ड का इतना, दोनों बराबर नहीं है। तो जिस समय पर दोनों का रेट इक्वल हो जाए उसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम में रिएक्शन आ गया। ओके बच्चों, और शुरू में हमारे पास चूंकि ए और बी है तो यहाँ शुरू हुआ, और सी 0, इसलिए उसका रेट क्या था, 0 था। ठीक है, वो रेट ऑफ बैकवर्ड, ये क्या रेट ऑफ फॉरवर्ड।
शुरू में हमारे पास पैसे ज़्यादा हैं, खूब खर्च किया हमने, यासी की मस्ती मारा, लेकिन फिर पैसे कम होने लग गए, सतर्क हो गए हम लोग, ठीक है, कुछ कमाने भी लग गए। तो शुरू में खूब खर्च किया तो रेट ऑफ फॉरवर्ड ज़्यादा था, ओके, और ये फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा, कमाई बढ़ने लगी, क्यों, पैसे घटने लगे, कमाना पड़ेगा, जब फिर इक्वल हो गया। अब यहाँ पर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 0, ओके। बात मेरी समझ में आ गई आप लोगों को? मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मज़ा भी आ रहा होगा, ओके। नाउ कोई पूछे इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो बोलोगे इक्विलिब्रियम एक ऐसी अवस्था है, बताऊं बच्चों, साइकोलॉजिकल भी होता है। मुझे याद है 2001 में 26 जनवरी को गुजरात में बहुत तगड़ा भूकंप आया था। आप पढ़िए कहीं, आप पैदा नहीं हुए होंगे शायद उस समय, तो बहुत तगड़ा भूकंप आया था गुजरात में, कच्छ में, बहुत सारे लोग मर गए थे। एक मैम थी, मेरे चाचा की क्लासमेट थी, तो वो उन्होंने पूछा कि क्या हालचाल है भूकंप के बाद, तुम्हारे यहाँ लोग कैसे हैं, सब लोग जो जिसके जान पहचान था हालचाल पूछ रहे थे। तो वो उनके घर में सब लोग एक्सपायर कर गए थे, उनके भैया भाभी, बच्चे, माता पिता, बच्चे स्कूल गए थे, वहाँ बिल्डिंग गिर गया स्कूल का, वहाँ मर गए, अकेली वो बची थी। अब वो कह रही मैं ठीक हूँ। मतलब आदमी जब बहुत ज़्यादा दुखित होता है ना, बहुत ज़्यादा पागल टाइप हो जाता है, तो उसको दर्द नहीं होता। बट वही मैम जो है फिर अभी कहीं प्रोफेसर बन गई हैं, तो समय जो है ना साइकोलॉजिकली उसमें बहुत डिस्टर्ब हो गई होंगी, बहुत ज़्यादा। जब कुछ बुरा होता है, चोट लगती है, धोखा होता है, गड़बड़ होता है, तो हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, साइकोलॉजिकली इक्विलिब्रियम टूट जाता है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन मैंने कहा ना कि दुनिया की सारी चीज़ें इक्विलिब्रियम को पाना चाहती हैं, तो फिर आप इक्विलिब्रियम पा जाते हो। जब कोई नुकसान होता है तो लगता है कि अब हम जी नहीं पाएंगे, हमारा सब बर्बाद हो गया, लेकिन फिर हम जीते हैं, और वैसे ही जीते हैं, पता है, फिर हम इक्विलिब्रियम पा जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वही इक्विलिब्रियम पाते हैं जो इक्विलिब्रियम पहले था, ना ना ना, इक्विलिब्रियम अलग है, अभी अलग इक्विलिब्रियम है, लेकिन इक्विलिब्रियम को मिल जाता है। जैसे मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ बच्चों, जैसे जो लोग 40,000 रुपये महीना कमाते हैं या 30,000 रुपये महीना कमाते हैं, तो वो उनके बाल बच्चे हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, उनकी पूरी लाइफ इक्विलिब्रियम में होती है। जो लोग 3 लाख रुपया महीना कमाते हैं वो भी वैसे इक्विलिब्रियम में होते हैं, वो थोड़े बड़े घर में रहते हैं, थोड़ी बड़ी गाड़ी यूज करते हैं, उनके बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, बट इक्विलिब्रियम में होते हैं। मान लो कंपनी ने जो 30,000 रुपये महीना कमाता है उसका 10,000 रुपये महीना तनख्वाह बढ़ा दिया, 40,000 कर दिया, ये मार खुश है, आप फव्वारा उठा है, पूरे घर में पार्टी शार्टी चल रही है, यार 10,000 रुपये बढ़ गए, अब तो 40,000 रुपये हो गए, इतने पैसे, ये वो, बच्चों को और गुब्बारा चाहिए, कुछ खिलौना चाहिए, बिटिया को साइकिल चाहिए, स्कूल जाना या स्कूटी चाहिए, लिटिल बेटी नो। और जिसकी 3 लाख तनख्वाह है उसने कुछ गड़बड़ किया, उसका 50,000 रुपये कट गया, अब 2.5 लाख आ रहा है, वो मातम बना हुआ है, कह रहा है तो खर्चे नहीं चल पाएंगे, कैसे घर चलेगा, मुश्किल है घर चलना, ऐसे आदमी कैसे जिएगा, ये है फला। 2.5 लाख रुपये में उसका जीवन नहीं चल पा रहा है, और इस 40,000 रुपये मारा कि पूरी दुनिया जीत लिया है। जानते हैं अंतर क्या है? इक्विलिब्रियम टूट गया, उसका 3 लाख में इक्विलिब्रियम बना हुआ था, वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है, सही में दुखित है, वो रो रहा हो, उसने सुसाइड कर ले, वो बात समझ मेरी आप। तो 2.5 लाख, लेकिन फिर 1-2 साल बाद में 2.5 लाख में इक्विलिब्रियम पर वो आ जाएगा। तो सारे रिएक्शंस जो होते हैं ना, चाहे साइकोलॉजिकल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे केमिकल हो, वो इक्विलिब्रियम को पाना चाहते हैं। एवरी रिएक्शन हैज टेंडेंसी टू अटेन इक्विलिब्रियम। ओके बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ये बच्चे यहाँ पर कुछ और ही बातें करते रहते हैं, ओके, नो डाउट। आप लोग यहाँ देखिए, जिसका चैप्टर छूट गया है मोल कॉन्सेप्ट का या रिडॉक्स का, मैंने कहा ना शाम को एक नया बैच शुरू होगा, मैं अनाउंस कर दूंगा, आप लोगों को देख लीजिएगा, ठीक है। मुझे आपकी पढ़ाई की चिंता है दोस्त, बहुत चिंता है, बहुत ज़्यादा। मैं मानता हूँ कि एजुकेशन एम्पावर करती है, मेरा मानना है कि आप लोग के लिए एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ है, तो मैं कैसे आपको दूर कर सकता हूँ, आई विल, बट आपका बिना टाइम किल किए। लेट्स सी इक्विलिब्रियम बच्चों, यहाँ पर हम लोग 2 टाइप का पढ़ेंगे, फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? जब सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में हो, या लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में हो, तो कोई डिफरेंट फेजेज हैं, है ना, डिफरेंट फेजेज इक्विलिब्रियम में है, या सॉलिड और गैस इक्विलिब्रियम में है। ओके, मैं आपको इन सबके होने का डिफरेंट रीजन समझाऊंगा, क्योंकि जरूरी है, एग्जाम से पूछे जाते हैं, एंड वी विल डिस्कस टू द लिमिट। तो सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, सॉलिड गैस, ये सब इक्विलिब्रियम होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम बच्चों, जैसे कोई रिएक्शन हो, कैल्शियम कार्बोनेट ये डिकम्पोज होकर के
कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस ये इक्विलिब्रियम में हो, जैसे N2O4 ये इक्विलिब्रियम में है बच्चों, 2NO2. यू कैन सी हियर वी हैव डिफरेंट केमिकल स्पीसीज इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड्स एंड बोथ आर इन इक्विलिब्रियम. इफ दे आर इन इक्विलिब्रियम देन वी विल से इट्स अ केमिकल इक्विलिब्रियम. इसको क्या बोलेंगे? फिजिकल इक्विलिब्रियम, जब फिजिकल स्टेट्स अलग अलग हो. ओके, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम जो हम देखने जा रहे हैं. ओके, नाउ बच्चों मैं आपको बताऊं, यहाँ जो बातें आपसे कर रहा था रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड की, केमिकल और फिजिकल इक्विलिब्रियम जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे, तो इसमें मैंने आपसे क्या बोला था, XA प्लस YB इज इक्वल टू ZC. ये कोई केमिकल रिएक्शन है, बहुत ध्यान समझना इस बात को. ये इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड. जैसे ही कोई बोले इक्विलिब्रियम, आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि समय के साथ इनके डिफरेंट मेजरेबल प्रॉपर्टीज, कंसंट्रेशन, प्रेशर, डेंसिटी, इन सब में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए. ओके, समय के साथ बदलाव नहीं होगा तो क्या बोलोगे उसको? आप इक्विलिब्रियम पर हैं. और ये कब होगा? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ क्या हो बच्चों? बैकवर्ड. जरा गौर से सुनना यहाँ पर, बहुत गौर से बच्चों. ये होने के 2 बातें हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड आपस में इक्वल हो और ये 0 हो जाए. दोनों इक्वल हो और क्या हो जाए? 0. मतलब रिएक्शन हो ही ना रहा हो. हम के मैं ऐसे हूँ, देखो मैं इक्विलिब्रियम में हूँ, कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, हम कुछ नहीं कर रहे, ना कमा रहे हैं ना खर्च कर रहे हैं. ऐसे इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं बच्चों स्टैटिक इक्विलिब्रियम. क्या बोलते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम. स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट. स्टैटिक मतलब एट रेस्ट. एट रेस्ट, ये मूव ही नहीं कर रहा है, यहाँ कोई रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, तो ये भी एक तरह का इक्विलिब्रियम है. इसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम. आपको जान के बहुत खुशी होगी कि ऐसा इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री में नहीं एग्जिस्ट करता है. और ये क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, इसका वेरिफिकेशन आपको दिखाऊंगा, बहुत सारे वीडियो से दिखाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता ही नहीं है. स्टैटिक मतलब मैं भी ऐसे हूँ, स्टडी इक्विलिब्रियम कुछ भी नहीं कर रहा, ना फॉरवर्ड ना बैकवर्ड से, बट केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम नहीं होते हैं. अब आप समझ गए होंगे दूसरा क्या होगा. दूसरा इक्विलिब्रियम बच्चों उसको बोलते हैं हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम. डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब वो मोशन में है, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड तो बराबर होना ही है, तभी वो इक्विलिब्रियम में होगा, और वो 0 नहीं है, वो कुछ है. दैट इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम. ओके, सो इस इक्विलिब्रियम क्या बोलते हैं बच्चों? डायनेमिक इक्विलिब्रियम. हमको यही पढ़ाई करना है. ओके, चलिए, तो 2 तरह के इक्विलिब्रियम है हमारे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम. इसमें दोनों का रेट क्या हो जाएगा? 0. इसमें दोनों का रेट 0 नहीं होगा. हमारे ये केमिस्ट्री में एग्जिस्ट नहीं करता और ये एग्जिस्ट करता है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. कोई है ना, बहुत सारी और थर्मोडायनेमिक चीज़ें इक्विलिब्रियम को लेके, उसको धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे. दुनिया की सारी चीज़ें इक्विलिब्रियम में क्यों आना चाहते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अभी के लिए हम लोग शुरू करते हैं बच्चों फिजिकल इक्विलिब्रियम. ओके, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. मैंने आपको अपने लाइफ के इक्विलिब्रियम से कनेक्ट किया कि कोई आपको पिताजी आपको जिस दिन डांट देते हैं बहुत बुरे लगते हैं, लगता है कि अब बस हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होगा हमसे. कुछ दिन में लगता है ठीक है यार पापा हैं, डांट सकते हैं, है ना, डांट सकते हैं, कोई बात नहीं. फिर तुम उतनी प्यार से गले लगाते हो और उनके पास जाते हो, उनकी सेवा करते हो उतनी श्रद्धा भाव से. सो यू आर इन नाउ इक्विलिब्रियम. तो हमने डिस्कस किया. नाउ लेट्स डिस्कस एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम. फर्स्ट वन इज लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम. बहुत ध्यान समझना बच्चों, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम. लिक्विड और गैस कैसे इक्विलिब्रियम में है, क्यों आएंगे, मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हो रहा होगा, जरा गौर से देखिएगा. मैं वीडियोज लेके आया हूँ आपके लिए, बड़ा मजा आने वाला है. देखो बच्चों, ये Br2 लिक्विड, ब्रोमीन जानते हैं किस कलर का होता है? ब्रोमीन जो है ब्राउन कलर का होता है. तो मेरे पास ब्राउन कलर इसमें नहीं है, मैं इसको इससे लिखता हूँ, ये ब्राउन कलर का होता है. ओके, सो बताना ये चाहता हूँ कि अगर किसी कंटेनर में ब्रोमीन ले लिया जाए और इस कंटेनर को ऊपर से हम बंद कर दें, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्लोज कंटेनर. क्या बोलेंगे? क्लोज कंटेनर. इट इज क्लोज कंटेनर. क्लोज कंटेनर या क्लोज सिस्टम, इसका मतलब क्या हो बच्चों कि हम ये कह रहे हैं कि बाहर से लेन देन नहीं हो रहा है. ऐसा नहीं कि ब्रोमीन लिक्विड बाहर से आ रहा है और वेपर ही बाहर चला गया. कोई क्लासरूम है, उसमें बच्चे हैं, क्लासरूम को बंद कर दिया हमने, तो बच्चों की संख्या अंदर जितनी है उतनी रहने दिया. क्लोज कंटेनर. अगर सिस्टम क्लोज नहीं होगा तो उसमें से उड़ के गायब हो गया, तब कहाँ इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा? उसको गायब होना नहीं चाहिए. दैट इज क्लोज सिस्टम या क्लोज कंटेनर. ओके,
बच्चों लेट्स सी। अब मैंने क्या किया बच्चों, मैंने इसमें Br2 लिक्विड को रख दिया। अभी आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ। मैंने आपको Br2 लिक्विड इसमें रख दिया, Br2 ब्रोमीन लिक्विड। ये किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है। उसको हमने इसमें रख दिया। अब ऊपर कुछ भी नहीं है, जीरो, गायब, है ना, नो वेपर। धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, इसका जो ये जो ब्राउन कलर होगा, ये ब्राउन तो वैसे नहीं है, मान लो ब्राउन है, ये धीरे धीरे इसमें आएगा। जब इसमें आएगा तो इसके कलर को ब्राउन करने लगेगा। ओके, ये ब्राउन की इंटेंसिटी जो होगी बच्चों, शुरू में बढ़ेगी, समय के साथ ब्राउन कलर की इंटेंसिटी इसमें कांस्टेंट हो जाएगी। और जब ये वेपराइज करता जाएगा तो इसमें से लिक्विड मॉलिक्यूल उड़ते चले जाएंगे, उड़ेंगे, कम हो जाएंगे। पहले इतना लिक्विड था, अब लिक्विड कम हो जाएगा। वो लिक्विड क्या बन गया? वेपर बन गया। अब वेपर बन के इसमें जो ब्राउन कलर है कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद अब ब्राउन नहीं होगा। समय के साथ क्या रिएक्शन नहीं हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? ये वेपर से लिक्विड बन रहा है और लिक्विड से वेपर बन रहा है। पहले वेपर था ही नहीं, तो पहले धकाधक लिक्विड से वेपर बन चला गया, वो ब्राउन हो चला गया, फिर ऊपर ब्राउन ज़्यादा होने लगा, तो वो फिर वो जो वेपर है ऊपर से नीचे गिरने लग गया, है ना। तो वेपर का लिक्विड बनना इज कॉल्ड कंडेंसेशन। वेपर का लिक्विड बनना, बच्चों देखो ध्यान से, वेपर का लिक्विड बनना क्या बोलते हैं इसको? कंडेंसेशन, कंडेंस होना, कंडेंसेशन। और लिक्विड का वेपर बनना इज कॉल्ड वेपराइजेशन। इसको बोलते हैं हम लोग वेपराइजेशन। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है बच्चों? वेपराइजेशन। तो इसके होने के रेट को क्या बोलोगे? रेट ऑफ वेपराइजेशन। उल्टा होने क्या बोलोगे? रेट ऑफ कंडेंसेशन। बहुत गौर से सुनना आप लोग। शुरू में क्या हो रहा है? शुरू मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है कि हमारे पास सिर्फ लिक्विड है, तो रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होगा? 0। जब वेपर है ही नहीं तो ऊपर से नीचे कुछ आया क्या? नहीं, तो रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होगा बच्चों? 0। ओके, लेकिन रेट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा? हाई, ये बहुत ज़्यादा होगा। रेट ऑफ वेपराइजेशन बहुत ज़्यादा होगा। इसमें से वेपर बन रहा है। जब यहाँ वेपर इकट्ठा हो जाएगा फिर वो नीचे आना शुरू हो जाएगा और फाइनली कुछ देर बाद ये इक्विलिब्रियम बन जाएगा। किसमें? ये वेपर में और लिक्विड में। फिर इसकी मात्रा क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। समझ आया क्या? फिर इसमें जितना ब्राउन कलर था उतना कांस्टेंट रह जाएगा। शुरू में क्या हुआ? रेट ऑफ बच्चों शुरू में रेट ऑफ वेपराइजेशन बहुत ज़्यादा है, रेट ऑफ कंडेंसेशन 0 है। समय के साथ ये घटने लगा, ये बढ़ने लगा, ये घटने लगा, बढ़ने लगा, एक समय ऐसा दोनों बराबर हो जाएगा। जितना लिक्विड से वेपर बन रहा होगा उतना ही वेपर से लिक्विड बन रहा होगा, तो वहीं बराबर रह जाएगा और इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। अगर इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाए, मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ अभी थोड़ी देर बाद। मुझे उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा। मेरा हौसला बढ़ाते रहना, सर समझ में आ रहा है ना। ये दूर की क्लास में हौसले वाला चीज़ बहुत काम करता है। रेट बच्चों बढ़ रहा है टाइम के साथ में। देखिए ज़रा शुरू में क्या हो रहा है बच्चों कि ये देखो रेट ऑफ वेपराइजेशन ये ऐसे हुआ। कंडेंसेशन का रेट शुरू में क्या था बच्चों? 0, क्योंकि कुछ था ही नहीं। लेकिन ये बढ़ा कंडेंसेशन रेट बढ़ा, एक समय पर ये वेपराइजेशन के बराबर हो गया। ये रेट ऑफ कंडेंसेशन है, शुरू में कितना था? 0। रेट ऑफ वेपराइजेशन है, शुरू में बहुत ज़्यादा, फिर ये घटने लगा। एक समय पर दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। जब दोनों बराबर हो गए तो रिएक्शन कहाँ आ गया? इक्विलिब्रियम में। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। वाओ, थैंक यू। आप जो यहाँ यस लिखते हो ना तो मेरा हौसला बढ़ जाता है। आई एम फीलिंग गुड कि ये टेक्नोलॉजी पे, मैं टेक्नोलॉजी को प्रणाम करता हूँ भाई, कितने दूर से बच्चों को पढ़ा पा रहा हूँ। वाओ, थैंक यू। लेट्स सी नाउ। मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, वीडियो दिखाने वाला हूँ। चलिए गौर से देखते हैं और इस बात को समझते हैं। मेरी कमेंट्री भी सुनते रहना है आप। देखो ये है ब्रोमीन लिक्विड रखा, धीरे धीरे लिक्विड घट रहा है, यू कैन सी। और इसमें ये ब्राउन कलर बढ़ रहा है, ब्राउन कलर की इंटेंसिटी बढ़ रही है, यू कैन सी। ब्राउन की इंटेंसिटी बढ़ रही है। अब धीरे धीरे इंटेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, अब कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो मतलब अब ये इक्विलिब्रियम में आ गया। ओके, अभी कहाँ आ गया बच्चों? इक्विलिब्रियम में। तो यू कैन सी इट अगेन। और देखना दोबारा,
देखो शुरू में ऊपर कोई ब्राउन कलर नहीं है, ये लिक्विड लगातार घट रहा है, यस, घट रहा है, ब्राउन कलर बढ़ रहा है, यस, यू कैन सी इंटेंसिटी ऑफ ब्राउन कलर गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड आफ्टर सम टाइम ये ब्राउन कलर ये कांस्टेंट हो गया है, अब नहीं चेंज हो रहा है। तो रिएक्शन कहाँ आ गया बच्चों? इक्विलिब्रियम में आ गया। एंड एट द मॉलिक्यूलर लेवल इफ यू वुड लाइक टू सी, अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल से क्या हो रहा है देखिए आप जरा देखिए मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हो रहा है। ये देखो, चलो आ जाओ भाई, ये देखो ये ब्रोमीन लिक्विड है बच्चों, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल आपस में एजिटेट किए वेपर बना रहे हैं। शुरू वेपर बनना है, फिर वेपर बहुत ज़्यादा हो गए तो वेपर आपस में कोलाइड करके कंडेंस होकर नीचे आने लग गए। देखो नीचे आने हम, ये देखो ये नीचे आया, ऊपर आया, जितना जैसे नीचे आ रहा है वैसे ऊपर जा रहा है, जैसे नीचे आ रहा है वैसे ऊपर जा रहा है। क्या हो गया? वो इक्विलिब्रियम में हो गया। ओके, तो ये ब्रोमीन इन लिक्विड एंड ब्रोमीन इन वेपर आर इन इक्विलिब्रियम, है ना, वो इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। जितना ऊपर से नीचे आएगा उतना नीचे से ऊपर जाएगा। तो ये ऊपर नीचे दोनों कर रहे हैं और इसीलिए डायनेमिक है। अगर इनका रेट 0 हो जाता, ना नीचे से ऊपर जाता ना ऊपर से नीचे आता, तो कहते वो स्टैटिक है। तो क्या यहाँ पर स्टैटिक है बच्चों? बिल्कुल नहीं स्टैटिक है। यू कैन सी अभी पूरा लिक्विड है। फिर से देख लो दोबारा, और ये लिक्विड देखो ये वेपराइज हुआ, कितना अच्छा लग रहा है ना। ये ब्रोमीन के मॉलिक्यूल है, वेपर बना। अब जैसे मॉलिक्यूल ऊपर ज़्यादा होंगे तो भाग तो पा नहीं रहे हैं क्योंकि क्लोज, अगर ये ओपन होता तो भाग जाता, तो भाग जाए तो फिर इक्विलिब्रियम नहीं बनता। ये क्लोज कंटेनर होना बहुत ज़रूरी है, ये क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो भाग जाए तो फिर कहाँ इक्विलिब्रियम होता है। तो क्लोज कंटेनर इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर जितना फॉरवर्ड, जितना वेपर बनना है उतना ऊपर से नीचे आ रहा है। यहाँ पे इस तरह का इक्विलिब्रियम हमको मिल गया बराबर। ओके, इंटरेस्टिंग, वाओ, ग्रेट। तो हम लोग बोलेंगे बच्चों अब इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा बता देता हूँ आपको। यहाँ हमने एक चीज़ क्या सीखी बच्चों कि क्लोज कंटेनर या क्लोज सिस्टम, नोट कर लेना आप, इज रिक्वायर्ड फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए क्लोज सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। एक और बात बच्चों कि जिस टेम्परेचर पर लिक्विड और वेपर फेज इक्विलिब्रियम में आ जाएं, टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड गैस फेज, और वेपर क्या होता है? वेपर गैस होता है। कोई पूछे वेपर क्या है तो क्या बोलोगे? वेपर इज जस्ट द गैस। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में होते हैं, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। सॉरी, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में होते हैं उस टेम्परेचर क्या बोलते हैं हम लोग? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ओके, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ, ये कंडेंस क्यों हो रहा है ये दोस्त पूछ रहे हैं। कंडेंस इसलिए हो रहा है कि जब लिक्विड मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो उनके, जब ये देखो गैस क्या होता है ना, जिसके मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर हों, गैस किसको बोलते हैं? जिसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हों, इतने दूर हों कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 हो या नेग्लिजिबल हो। लेकिन जब यहाँ पे लगातार गैस बना जा रहा है, गैस के मॉलिक्यूल देखना आप, गैस के मॉलिक्यूल इसमें बढ़ते जा रहे हैं और भाग तो पा नहीं रहे हैं क्योंकि क्लोज सिस्टम है, तो इनके बीच की दूरी कम हो जाएगी, पास पसाए लगेंगे तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो आप जिस तरह के कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करते हो वही आप होते हो। तो यहाँ ये गैस तब तक थे जब इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 था। जब इन्हें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनने लगा ये संघनित होने लग जाएंगे और ये अट्रैक्शन की वजह से लिक्विड बन के नीचे गिर जाएंगे। समझ में आया आपको? जब वो दूर दूर होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होगा तो गैस होंगे। जैसे वो बहुत सारे मॉलिक्यूल आ गए तो पास आना शुरू हो जाएंगे, इसको अट्रैक्ट करेंगे तो लिक्विफाई हो जाएंगे। इसलिए तो बारिश होती है बच्चों। वाटर मॉलिक्यूल जब दूर दूर होते हैं तो वेपर, वाटर वेपर होते हैं, जैसे ही इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि पास आ जाते हैं, अट्रैक्शन होने लगता है तो फिर वो गिर जाते हैं और वो बारिश हो जाती है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है। ओके, मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई, ये आपने नोट भी कर लिया होगा। ठीक है बच्चों, ये क्लोज सिस्टम में होता है। टेम्परेचर जिस पर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको और भी कुछ दिखाता हूँ। मेरे पास और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज है बच्चों। ये हमने क्या देखा अभी? लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, ब्रोमीन का, और ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। डायनेमिक मतलब जब दोनों मूव कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो ब्राउन कलर ऊपर बना हुआ है, लिक्विड बना हुआ है, आपस में कुछ नहीं कर रहे, लगातार जितना नीचे से ऊपर जा रहा है उतना ऊपर से नीचे आ रहा है। इट्स अ केस ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ओके, नाउ अब मैं दूसरा दिखाता हूँ बच्चों। ये H2O सॉलिड और ये सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम है। H2O सॉलिड और इक्विलिब्रियम। अगर हम किसी क्लोज कंटेनर बच्चों, ये पानी ब्लू होता है तो मैं ब्लू कलर ले लिया, ये लिक्विड वाटर ले लिया मैंने, लिक्विड वाटर, और इसके ऊपर एक ब्लू कलर का ये ब्लू ही बना लेता हूँ, आइस का टुकड़ा रख लिया, आइस है। ओके, ये आइस है, मतलब वाटर एज ए सॉलिड एंड वाटर एज अ लिक्विड। अगर इसको हम क्लोज कर दें, इसका हम बाहर से न हीट का लेन देन करें, बाहर से नो हीट ट्रांसफर, डेल्टा क्यू, हीट को हम क्यू से दिखाते हैं बच्चों, हीट को हम क्यू से दिखाते हैं, तो डेल्टा क्यू बाहर से जीरो, कोई लेन देन नहीं है इसका। डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर भी जीरो है, कोई लेन देन नहीं है इसका। ओके, अब ये सिस्टम क्लोज है। तो जानते हैं अगर हम प्रेशर 1 atm पे बात करें, 1 atm बात करें, और टेम्परेचर कितना बच्चों, 273 केल्विन अप्रोक्सीमेटली, ये 273.14 केल्विन होता है। ओके, तो इस प्रेशर और इस टेम्परेचर पर ये दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं, ये दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं, ये ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। अभी देखना आप, मतलब क्या होगा, ऐसा मतलब जितना बर्फ है ना वो बर्फ का मात्रा कांस्टेंट रहेगा, जितना लिक्विड है ना उसका मात्रा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। मतलब इस लिक्विड में से बर्फ बनना होगा, बर्फ से लिक्विड बनना होगा, ये दोनों एक साथ आगे पीछे हो रहे हैं, धक्का हो रहे हैं। लिक्विड का बर्फ बनना, सॉलिड होना, इट्स कॉल्ड फ्रीजिंग। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रीजिंग, फ्रीज कर रहा है। अभी इसका वीडियो दिखाऊंगा आपको, मॉलिक्यूलर लेवल पे समझना। और सॉलिड का लिक्विड बनना इज कॉल्ड मेल्टिंग, ये मेल्ट कर रहा है बच्चों। ओके, तो देखो ये फ्रीज और मेल्ट दोनों हो रहा है, और जब इक्विलिब्रियम होगा तो रेट ऑफ फ्रीजिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ मेल्टिंग, दोनों बराबर होगा, और ये दोनों जीरो नहीं होगा, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। ओके, इसको हम लोग प्रूव भी करते हैं, राइट बच्चों। तो जिस टेम्परेचर पर ये लिक्विड और सॉलिड इक्विलिब्रियम में हो, इक्विलिब्रियम कब बोलोगे, अगर सॉलिड मान लो तुम्हारा ये 200 ग्राम है, 200 ग्राम है, और सॉलिड ये बर्फ जो है 200 ग्राम से 100 ग्राम हो गया, घट रहा है, तो इक्विलिब्रियम पर नहीं है। इक्विलिब्रियम पर आप तभी मानोगे जब ये 200 ग्राम लिए थे, 200 ग्राम है, पानी जितना लिए थे उतना पानी है, समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मैं बताऊं, अगर रंगीन पानी ले लिया जाए, कलर्ड वाटर, अगर एक कलर्ड वाटर ले लिया जाए तो धीरे धीरे बर्फ भी मतलब जानते हो, आपने मान लो 200 ग्राम बर्फ लिया है, 200 ग्राम, और मान लो आपने आधा लीटर पानी लिया है, मान लो 500 ग्राम वाटर लिया आपने। ओके, और ये इक्विलिब्रियम है, और इसमें कुछ आपने कलर्ड वाटर मिला दिया, कलर्ड वाटर, जानते कुछ देर बाद क्या होगा, ये बर्फ भी कलर्ड हो जाएगा, कुछ इसमें रंग आ जाएंगे, पूरा नहीं, कुछ रंग आ जाएंगे। ओके, तो रंग आ गया मतलब ये ऊपर गया है, लेकिन ये 200 ग्राम का 200 ग्राम ही रहेगा, इक्विलिब्रियम में है, कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुआ, अमाउंट चेंज नहीं हुआ, लेकिन कलर चेंज होने लगा, मतलब डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, वो मूव कर रहा है। बात मेरी समझ आई आप लोगों को? तुम लोगों को मैं इक्विलिब्रियम का बना दूंगा हीरो, तो देखो कैसे, अगला वीडियो देखो। मुझे अच्छा लग रहा है आप जब लिख रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है, तो आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू, एंड क्योंकि आप जब कोई मेहनत करते हैं, और मैंने ओबियसली वर्क किया होगा, और आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आया, तो लगता है कि मेरा काम तो सफल हो गया। और इक्विलिब्रियम जेईई मेंस में 3 साल पहले 15 सवाल फिजिकल से पूछे गए थे, और 15 में 5 सवाल इक्विलिब्रियम से आए थे। 15 में 5 सवाल आउट ऑफ 15, 5 क्वेश्चंस इन 2017 और 18 जेईई मेंस में। यू कैन थिंक यार, और नीट में भी हर साल 2-3 सवाल आती है। आई एम बिट श्योर। अच्छा एक बताऊं, इसको बच्चे छोड़ देते हैं, मैं गारंटी देता हूं कि आप पूरी शिद्दत से मुझे फॉलो करो, मैं आपको हीरो बना दूंगा। उसके हर बात को बहुत गहराई से हम लोग सीखेंगे और कर लेंगे। हाँ, कुछ बच्चे मैं कमेंट में देखता हूं, मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, एक आध कमेंट आउट ऑफ 100 कोई दूसरे कोचिंग का एजेंट होता है, या ऐसा कुछ होता है, या दूसरा कोचिंग वाला, या उसको पैसा मिला जाओ को गाली लिख के चला था भाई। तो मुझे बड़ा सरप्राइज होता है, वो गाली लिख देते हैं सब कि ये बकवास, अंड
बंड कुछ लिख दिया, मतलब ये कैसे सकता है। तो मैं लोग जिससे कि यार इतना गाली लिखने लायक तो नहीं पढ़ाए थे, मतलब ठीक है बुरा लग सकता है बट गाली कैसे लगे, कम समझ में आ सकता है, बुरा भी क्या रहेगा। तो मालूम चला दूसरे कोचिंग का था, ऐसा था वैसा था। बाकी तो आप लोग कमेंट जरूर दिया करिए, कमेंट देने से थोड़ा हमें इंस्पिरेशन मिलता है। एंड लेट्स एंजॉय दिस वीडियो, लेट्स एंजॉय हाउ सॉलिड लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम। सी वाओ, ये देखो बर्फ है बच्चों, ये देखो पानी है, ये उनके मॉलिक्यूल्स को दिखाया जा रहा है। तो पानी के मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर जा रहे हैं, देखना यार बड़ा मजेदार है भैया, बाप रे बाप। पानी के मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर जा रहे हैं और जितना ही नीचे से ऊपर जा रहा है उतना ही ऊपर से नीचे आ रहा है। बर्फ उतना उतना पड़ा हुआ है। आपको ये बात पता है ना कि बर्फ की डेंसिटी कम होती है, तो बर्फ ऊपर रहेगा। देखो ये इक्विलिब्रियम, देखो वाओ कितना खूबसूरत है ना, कितना खूबसूरत है ना। जितना जितना ये लिक्विड से सॉलिड बनना है उतना ही सॉलिड से लिक्विड बनना है, ओके। और जिस टेम्परेचर पे ये हो रहा है, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम होता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, मेल्ट कौन कर रहा है बच्चों, ऑफ सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, या उसको बोल सकते हो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। वो लिक्विड के लिए फ्रीजिंग पॉइंट होगा और सॉलिड के लिए मेल्टिंग पॉइंट होगा। अगर हमने प्रेशर बच्चों 1 atm ले रखा है तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, ओके। देखो ये जैसे ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है वैसे ऊपर से, जैसे नीचे से ऊपर जा वैसे ऊपर से नीचे आ रहा है, ओके बच्चों, ओके। चलो बेटा कोई बात नहीं करना है मधु, डोंट रिक्वायर्ड। वो दूसरी कोचिंग के बच्चे कुछ होते हैं, वो उनको इसका पैसा मिलता है, दे आर नो ब्रोकर्स, उनको मिलता है कि आप जाए गालियाँ लिखे आओ और वहाँ के बच्चों को बोलो कि वो भगे वहाँ से। तो दे जस्ट डू दिस थिंग्स, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वी नो, हमें पता है, ओके। मैंने बस ये बोला कि आप लोग भी कॉमेंट करोगे तो वो चीज़ें फिर ओवरकम हो जाएंगी। तो लेट्स सी, ही समझ में आया आपको, ओके। मुझे उम्मीद है आपकी बातें समझ में आ रही होंगी। मैंने जब देखा इसको ना, इस वीडियो को देखा तो मैं बहुत मज़ा आ गया यार, गजब। ये जो चीज़ें टीचर पढ़ाए थे समझ में कम आया था। ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, H2O, ऊपर गया नीचे आया, जैसे नीचे जा रहा है, जैसे ऊपर जा रहा है वैसे नीचे आ रहा है। रेट ऑफ फ्रीजिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ मेल्टिंग, ओके ओके, दैट्स ग्रेट। नाउ लेट्स सी, अगला पढ़ते हैं बच्चों लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट वन इज, हाँ ये दोस्त ने पूछा सुधीर कुमार ने कि कलर्ड वाटर कलर भी फेड हो जाएगा क्या। बिल्कुल कलर फेड हो जाएगा और ये दोनों होता रहता है। आगे आपको मैं और वीडियो दिखाता हूँ, उसमें चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। H2O लिक्विड एंड H2O गैस की बात करते हैं, है ना। यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, H2O लिक्विड एंड गैस, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम में, लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में। तो लिक्विड का गैस बनना, लिक्विड का गैस बनना इज कॉल्ड वेपराइजेशन, हम पढ़े हैं। और गैस का लिक्विड बनना, गैस का लिक्विड बनना इज कॉल्ड कंडेंसेशन। हम देखा था, पहले देखा है ब्रोमीन वाले केस में, अब यहाँ इसको पानी केस में देख लेते हैं, ओके। यहाँ क्या होने वाला बच्चों, हम लोग देखेंगे। अभी एक हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जरा देखिए मैं एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही आपको समझाता हूँ। लेट्स सी, मैं वीडियो दिखाता हूँ, समझाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पहले क्या हुआ, चलो शुरू हो जाओ यार, स्टार्ट से आ जाओ। इसमें क्या हुआ हमने बच्चों कि हमने पानी के मॉलिक्यूल्स को ले लिया, ओके। पानी, तब यहाँ देखो, रुक जाओ, हमने क्या किया, पानी को ले लिया इसमें, और देखो उधर दोनों तरफ कांस्टेंट है। समय के साथ थोड़ा मैं समझा लेता हूँ फिर इस पर आता हूँ, जल्दी मूव कर जा रहा है ये। देखो क्या हुआ कि हम लोग एक कंटेनर लेंगे, उस कंटेनर को हम लोग मैनोमीटर से कनेक्ट कर देंगे, यू टाइप, ओके, ऐसे कनेक्ट कर देंगे और इसमें हम लोग बंद कर देंगे, इसको ढक्कन लगा देंगे, ठीक। अब ध्यान समझना बच्चों, कम ऑन, इसमें लोग पानी रख देंगे। पानी रखने के पहले मतलब इसको मिटा दो, पानी रखने के पहले इसमें वाटर कोई वेपर ना बचे हो, पानी कोई मॉलिक्यूल ना बचे हो गैसियस फॉर्म में। हम लोग इसमें ऐसे चीज़ों का यूज करते हैं जो पानी को सोख जाए, एनहाइड्रेट कर ले। वो एनहाइड्रेटिंग क्या, P2O5 या एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड या कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड,
इनमें से हम किसी को भी ले लेंगे बच्चों, तो ये इसमें जो पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे, वेपर्स होंगे, उसको सोख लेगा, तो पानी के मॉलिक्यूल क्या हो गए, गायब। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया, पानी मिला दिया। और ध्यान रखो यहाँ पर क्या हुआ है बच्चों, यहाँ पर मरकरी है, यहाँ पर मरकरी है। ये क्या मेजर करता है, प्रेशर, प्रेशर मेजर करता है। शुरू में प्रेशर अंदर कितना है बच्चों, 0। क्यों 0 है अंदर प्रेशर, क्योंकि अंदर कोई गैस है ही नहीं। गैस होता तो प्रेशर लगाता, अंदर गैस कितना है, 0। बट धीरे धीरे जब पानी के मॉलिक्यूल जो हैं, जो ये पानी के मॉलिक्यूल हैं, ये लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर बनना शुरू हो जाएंगे, वेपर H2O गैस बनना शुरू हो जाएंगे। वो गैस मॉलिक्यूल नाचेगा, प्रेशर आएगा, जब प्रेशर आएगा तो ये जो है धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, नीचे आना शुरू हो जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर। ये बता रहा है कि प्रेशर इसमें गैस बन रहा है, तो गैस कितना बन रहा है उसको मेजर कर रहा है। थोड़े समय, अच्छा ये पानी क्या होगा, पानी घटने रहेगा, थोड़े समय बाद क्या होगा, पानी भी कांस्टेंट हो जाएगा और ये यहाँ पर आगे कांस्टेंट हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। अब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम आ गया। शुरू में क्या हुआ, इक्विलिब्रियम नहीं था, ये प्रेशर बढ़ रहा था। प्रेशर क्यों बढ़ रहा था, इसमें गैस बन रहा था। बाद में क्या हुआ, इक्विलिब्रियम मिल गया। तो जितनी भी रिएक्शंस हैं, जितने भी प्रोसेस हैं, यहाँ मैं आपको फिजिकल प्रोसेस कर रहा हूँ, सब धीरे धीरे इक्विलिब्रियम को पाना चाहते हैं। शुरू में आपने गैस लिया ही नहीं था, तो लिक्विड से गैस बना और वो इक्विलिब्रियम पर आ गया, अभी इक्विलिब्रियम को मिल गया। ओके, तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं ज़रा इस वीडियो में, ज़रा ध्यान से देखना आप लोग। मैं अब कमेंट्री करूँगा, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। थोड़ा वेट, देखो अभी शुरू में क्या बच्चों, ऊपर कोई भी गैस नहीं है, ये देखो दोनों लेवल बराबर पे हैं। अभी पानी क्या हुआ, पानी नीचे आ रहा है, ऊपर वेपर बन रहा है, वो ऊपर भाग रहा है, देख रहे हो आप, ऊपर भाग रहा है मरकरी। फिर टाइम के साथ में ऊपर वो कांस्टेंट हो गया, अब नहीं मूव करेगा, क्योंकि यहाँ दोनों इक्विलिब्रियम में आए। कौन दोनों, वाटर लिक्विड फॉर्म में और वाटर गैसियस फॉर्म में, दोनों कहाँ आ गए, इक्विलिब्रियम पे आ गए। देखो इक्विलिब्रियम पे आ गए। ओके, तो दैट्स इक्विलिब्रियम। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया, यस नो? जैसे यहाँ देखा आपने, शुरू में बढ़ा फिर जाके रुक गया, क्यों, वाटर वेपर और वाटर लिक्विड इक्विलिब्रियम में आ गया। कैसे, चलो देखो इसको कैसे, देखो ये पानी के मॉलिक्यूल से बच्चों ये गैस बने ऊपर है ना, तो जब ये गैस बनेंगे तो टकराएगा तो उधर ला के प्रेशर बढ़ा देगा। इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है, जितना ऊपर है, ऊपर से नीचे जा रहा है, उतना ही नीचे से ऊपर आ रहा है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, इक्वल हो जाएंगे। इक्विलिब्रियम में आ गया, ये वेपर और लिक्विड दोनों बराबर। ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि पानी के जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स थे वो आपस में टकरा करके गैस बने, गैस के मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होकर नीचे आ गए, तो इसका ये देखो ये है। और अब जो वाटर के मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में ऊपर हैं, जो प्रेशर लगा रहे हैं इसके सरफेस पे, लिक्विड सरफेस पे, कौन से, वेपर वाले, उसको बोलते हैं हम लोग वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं उसको, वेपर प्रेशर। फिर ध्यान से देखो, ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल से बच्चों ये वेपर बन रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहा है, इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, और नीचे से ऊपर जाकर वेपराइजेशन, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन वेपराइजेशन बोलता है सेम थिंग, दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम आ गया, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं पानी के वेपर वाले, इसके सरफेस पर जितना प्रेशर लगाएंगे दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। तो ये वाटर का वेपर प्रेशर होगा। ओके, वैसे वेपर प्रेशर हर लिक्विड का होता है ना, हर लिक्विड का, अल्कोहल का, अमीन का, सबका होता है। बात मेरी समझ में आ गई आपको? ये क्या पूछ रहे हैं, सर वी हैव टू गिव एडिशनल हीट ना। सुधीर दोस्त, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी उसको एनर्जी मिलती रहती है। जैसे मटके में वेपराइजेशन होता रहता है उसके पोर्स से, तो उसको एडिशनल हीट नहीं देना पड़ता। उसके लिक्विड में जो है ना मॉलिक्यूल्स, ये आपस में बेटा टकराते रहते हैं, उस कोलिजन में एनर्जी मिलती रहती है, तो उस एनर्जी को लेके वेपर बन गया। ओके, लेकिन जब एनर्जी लेके चला गया तो अंदर वाले की टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, वो कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और यही मटके का सिद्धांत था, मटके का पानी ठंडा हो जाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी सारी चीज़ें। नाउ एक और देख लेते हैं हम लोग, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। सॉलिड का वेपर बनना इज कॉल्ड, समझ में आ रहा है आप लोगों को?
अभी सुधीर दोस्त ने पूछा कि सर वो लिक्विड के वेपर बनने के लिए एनर्जी चाहिए। बिल्कुल एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? कोलिजन से मिलेगी। आपस में कोलाइड करते हैं किसी भी टेम्परेचर पे, तो वो कोलाइड के एनर्जी लेके चले जाते हैं, तो बाकी जो बचे होते हैं उनकी एनर्जी कम हो जाती है। ओके, तो वेपराइजेशन शुरू में ज़्यादा होता है क्योंकि शुरू में एनर्जी ज़्यादा होती है, धीरे धीरे एनर्जी घटने लगती है, तो वेपराइजेशन का या इवेपोरेशन का रेट क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, वाओ, आप लोग तो समझ गए यार, ग्रेट, मज़ा आ गया भाई, बहुत अच्छे। कम ऑन, देखो I2 सॉलिड से I2 वेपर बनना, सॉलिड से वेपर बनना इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सॉलिड से गैस बनने को हम क्या बोलते हैं बच्चों? सब्लिमेशन बोलते हैं। चलिए देखिए कैसे बनता है। अब तो वीडियो ही दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत बड़ा बता दिया। देखो आजा भाई, देखो ये सॉलिड है, आयोडीन का सॉलिड है, वायलेट कलर का होता है, आयोडीन वायलेट कलर, नोट कर लो। वेपर बनना है, मॉलिक्यूल अलग अलग हो गए, वेपर बन गया। देखो ये देखो, मज़ा आ रहा है आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? ये आयोडीन मॉलिक्यूल है, उसके वेपर्स निकल रहे हैं। गैस में क्या है? मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 हो जाएगा तो गैस है। जब पास पास होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो सॉलिड हो जाएगा। ओके, ये आयोडीन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी देखो आयोडीन के मॉलिक्यूल हैं, ये उड़ रहे हैं, वेपराइज हो रहे हैं, सब्लिमेशन हो रहा है धीरे धीरे। ये देखो ये वायलेट कलर का हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, और ये घट रहा होगा। कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। इसका वायलेट कलर की इंटेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे उसमें क्या हो जाएगा? ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? इक्विलिब्रियम में। जब वायलेट कलर की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? सेम, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको फिर दिखाता हूँ। पीछे वाला देख लो एक बार, तुम आइडिया लग जाएगा। पीछे वाला, हेलो, देखो ये देखो, देखो ये बच्चों, कहाँ गया यार? ये हमारा सॉलिड वाला केस था, और ये देखो मैं दिखाया था आपको कि यहाँ पे क्या हो रहा है? वायलेट कलर कांस्टेंट हो जा रहा है। अब कांस्टेंट कैसे हो जा रहा है? इक्विलिब्रियम कैसे बन रहा है? नाउ लेट्स सी दिस वन। मॉलिक्यूलर लेवल पे देखो इसको। ठीक है, ये समझ में आया इक्विलिब्रियम क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ वायलेट की इंटेंसिटी इसके एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट हो गई। नाउ लेट्स सी ये कैसे हो गया। देखो, बाप रे बाप, ये देखो, अरे कहाँ गया? सी, देखो वायलेट हो रहा है। अभी देखना इसे मॉलिक्यूलर लेवल इसी में आ जाएगा, वो ध्यान से देखना आप लोग। वायलेट हो रहा है, हो रहा है। ये देखो क्या हो रहा है इसमें? ये सॉलिड आयोडीन है, ये मॉलिक्यूल उठ के वेपर बन रहे हैं और ये पूरे कंटेनर को वायलेट कर दे रहे हैं। शुरू में ज़्यादा हो रहा था, बट समय के साथ जितना नीचे से ऊपर जा रहा है उतना ही ऊपर से नीचे आ रहा है, दोनों बराबर हो जा रहे हैं। रेट ऑफ सब्लिमेशन है ना, ये सॉलिड का गैस बनना इज रेट ऑफ सब्लिमेशन। रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड क्या होगा? बराबर हो जाएगा। कहेंगे रिएक्शन क्या आ गया बच्चों? इक्विलिब्रियम में आ गया। ओके, तो मैंने आपको अभी बहुत सारे बच्चों एग्जाम्पल दिया। अब मेरी क्लास देखो ख़त्म हो गई है। आज की क्लास में मैंने आपको समझाया इक्विलिब्रियम क्या है। हमारे लाइफ में, व्यक्तिगत लाइफ में मैंने आपको 2-3 चीज़ बताई कि एक क्लोज सिस्टम का होना जरूरी, तभी इक्विलिब्रियम होगा। किस चीज़ को इक्विलिब्रियम में तभी बोलोगे जब जितनी मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे अमाउंट, जैसे कंसंट्रेशन, जैसे प्रेशर, जैसे डेंसिटी, जैसे हम लोग के इसमें हाइट, वेट, मास, ये सब चेंज ना करे समय के साथ में, बोले इक्विलिब्रियम में आ गया। ऐसा कब होगा? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर होगा। ऐसा होने के लिए सिस्टम क्लोज होना जरूरी है। हम लोग कैसा इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे? डायनेमिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, मतलब जब रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड बराबर भी हो और वो 0 नहीं भी हो। अगली क्लास में मैं आपके लिए खूब और सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आऊँगा। घबराना नहीं, एक दिन में ज़्यादा नहीं सीखना है। जो सीखना है वो आपके दिमागों में जाकर घुस जाए, आपको एकदम सोचने के लिए मजबूर कर देगा, यार ये ऐसा था क्या। आपको आपके दिमाग में नाचने लग जाए, आपको मजबूर कर दे उसको जानने के लिए, आपके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट लेके आए, तो समझना पढ़ाई अच्छी हो रही है। 4-5 क्लास में हम लोग 6 क्लास में इक्विलिब्रियम खत्म कर देंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, और इससे सफिशिएंट है। ओके बच्चों, थैंक यू, फॉलो इट, और कमेंट जरूर देना। खासकर वो लोग जो गंदे कमेंट करते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए कि मेरे बच्चों को अच्छा भी लगता है। नहीं तो मुझे लगा कि मैंने कोई अच्छा काम किया ही नहीं। तो कुछ लोग गालियाँ लिखने आते हैं, तो आपको मुंह तोड़ जवाब देना है और जम के पढ़ाई करना है। कैसे देना है? कमेंट लिख के और जम के पढ़ाई करके। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद बच्चों।